नमस्कार, आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली चुनाव और अरविंद केजरीवाल पर संजय राउत का बड़ा बयान, का पता नहीं बीजेपी के पास क्या है जादू। अरविंद केजरीवाल ने मतदाताओं से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का किया आग्रह। सीलमपुर में बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग का आरोप, आप बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। अवधेश प्रसाद का आरोप, का अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के दबंगों ने सपा कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ से भगाया। तेजस्वी यादव को बड़ा बयान, कहा जिन लोगों ने झगड़ा, नफरत या विवाद फैलाया हो उसे सिखाएं सबक। राहुल गांधी पहुंचे बिहार, कांग्रेस नेता ने दिया बड़ा बयान, बताया किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा महागठबंधन। बर्बाद अमेरिका गाजा पर क्यों करना चाहता है कब्जा, ट्रंप को कौन सा फायदा नजर आ रहा है। प्रवासी भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंचा अमेरिका का विमान। अब समाचार विस्तार से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने आज वक्फ बिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल जिन लोगों का है उनकी मर्जी से होना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। वक्फ बिल में वो वक़्फ़ जिन लोगों का है उनकी मर्जी से होना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं होना। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि अगर काम के आधार पर देखें तो दिल्ली में वोट अरविंद केजरीवाल को ही मिलने चाहिए। महाराष्ट्र में भी हमने सोचा था कि वोट एमवीए को ही मिलेंगे, लेकिन पता नहीं बीजेपी के पास क्या जादू है। हमें आशा है कि आम आदमी पार्टी को अच्छी सीटें मिलेंगी और वापस ये लोग दिल्ली में जनता की सेवा में आएंगे। अगर काम के आधार पर देखें तो वोट केजरीवाल जी को ही मिलने चाहिए। महाराष्ट्र में भी हम लोग ये सोचते थे कि वोट हमको ही मिलेंगे, लेकिन वोट कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं। क्या जादू है बीजेपी के पास या उनके लोगों के पास। अब मैं टीवी पे देख रहा था या सोशल मीडिया पे चल रहा है, यहाँ पैसा बांट रहे, यहाँ पैसा बांट रहे। अब ये कोई चुनाव नहीं है, उसे हम चुनाव नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पैसों का खेल चल रहा है जो दिल्ली में भी चल रहा है। लेकिन हमें आशा है कि अब आम आदमी पार्टी को अच्छी सीटें मिलेंगी और वापस एक बार दिल्ली में जनता की सेवा में ये लोग आएंगे। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि अगर दिल्ली को पिछले 10 सालों में किसी एक चीज के लिए जाना जाता है तो वो है उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई। कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं हुआ। जब केंद्र में भाजपा की सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी हमने दिल्ली में सबसे ज्यादा विकास किया था। इसलिए लोग अब फिर से कांग्रेस को याद कर रहे हैं। भाजपा और आप को अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए वो हर हथकंडे अपना रहे हैं। उसमें अब 10 वर्षों में अगर कोई एक चीज से दिल्ली को याद किया जाता है तो वो एलजी बनाम सीएम, टफ वॉर, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, और रोजाना जो काम नहीं होने होते सीधे झगड़े की भेंट चढ़ जाते हैं। जबकि ऐसा कांग्रेस के शासन में नहीं हुआ। और कांग्रेस के शासन में पहले 6 वर्ष ऐसा भी था जब केंद्र के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। हमने उस वक्त मैक्सिमम डेवलपमेंट करके दिखाया। इसीलिए लोग अब वापस कांग्रेस को याद कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के समय पे डेवलपमेंट होता था, कांग्रेस के समय में आपस में तू मैं नहीं होती थी। सर, लेकिन आपको लगता नहीं है जब लोकसभा में जो लोग आपके साथ खड़े थे वही पार्टियां आपके खिलाफ प्रचार करने लगी? नहीं, उसका कोई, उन लोगों का दिल्ली में कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर आप ऐतिहासिक तौर के ऊपर देखें तो हमारा कभी भी इन पार्टियों के साथ, कभी दिल्ली में कांग्रेस के समय में भी कभी अलायंस नहीं, कभी भी नहीं रहा। और इन पार्टीज का तो कभी दिल्ली में कुछ है ही नहीं। सर, पिछला कल जिस तरह से शराब, पैसे, इन तमाम चीजों देखिए, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के दोनों को हार सामने नजर आ रही है। इसलिए वो लोग हर तरीके के हथकंडे अपनाने में लगे हुए हैं और दिल्ली की जनता सब जानती है। और आगे आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे नतीजा, और इलेक्शन कमीशन को दोनों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कालकाजी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली का विकास एक राष्ट्रीय राजधानी के तौर पर हो। जैसा आज भारत दुनिया में पहचाना जा रहा है, उसकी राजधानी दिल्ली भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। पीएम मोदी चाहते हैं कि जैसे देश का विकास हो रहा है वैसे ही दिल्ली का भी विकास हो। इसलिए मैं दिल्ली के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें। उन्होंने आगे कहा है कि मनीष सिसोदिया भी हार रहे हैं, केजरीवाल भी हार रहे हैं और आतिशी भी चुनाव हार रहे हैं।
प्रकार की विकसित राजधानी होनी चाहिए। जैसे आज भारत दुनिया के अंदर चौथी इकोनॉमी के रूप में पहचाना जा रहा है, उसी प्रकार से भारत की राजधानी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जो पिछले 10 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। मोदी साहब चाहते हैं जैसे देश में विकास हो रहा है ऐसी दिल्ली का भी विकास हो, इसलिए कि दिल्ली के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो दिल्ली के लिए वोट डालें, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें, दिल्ली में पीने के पानी के लिए वोट डालें, टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए वोट डालें, गंदे पानी की निकासी के लिए वोट डालें, यमुना मां नदी को साफ करने के लिए वोट डालें। आम आदमी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी तीनों जो है चुनाव मैदान में है और मुकाबला कड़ा है, कैसे देख रहे हैं आप? तीनों हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी भी हार रहे हैं, केजरीवाल जी भी हार रहे हैं, आतिशी जी भी हार रहे हैं। सर, केजरीवाल जी के खिलाफ जो है कुरुक्षेत्र शाहबाद में एक FIR हुई है, यमुना में जहर छोड़ने के बयान के मामले में क्या कहना चाहिए? स्वाभाविक है, एक आदमी इस प्रकार का झूठ बोलेगा तो ऐसे लोगों के, अनारकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो बनती है ना। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना वोट डालने के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेरे माता पिता वोट डालने के लिए बहुत उत्साहित थे और उन्होंने ऐसा करने के लिए अपने सभी प्रयास किए। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि वो बाहर आएं और दिल्ली के विकास के लिए अपना वोट डालें। जो दिल्ली के लिए काम करेगा उसे जनता का वोट मिलेगा। बड़ा एक्साइटमेंट था कि वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, तो वो पूरा अपना एफर्ट्स लगा के आज वोट डालने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूँगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। ऐसा मेरी सब लोगों से विनती है। सर, कितने आश्वस्त हैं चौथी बार क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों से ऐसी शिकायतें आ रही कि रिलीवर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर रिलीवर अंदर नहीं जाएगा और हमारा पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आएगा तो कितना मतदान हुआ, फर्जी वोटिंग या विवाद तो नहीं हुआ है, ईवीएम ठीक से चल रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ सकती हैं। हमने अनुरोध किया है कि हमारे रिलीवर्स को अंदर जाने की अनुमति दी जाए। हमारे पास कुछ मजबूत साथी भी हैं। अगर रिलीवर अंदर नहीं जाएगा और अगर हमारा पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आएगा तो कितना मतदान हुआ उस बूथ पर, वहां पर कोई फर्जी वोटिंग या किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं हुआ, ईवीएम ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, ये सारी चीजें अधिकृत तौर पे सामने नहीं आ सकती। इसीलिए मैं सारे प्रशासन से ये मांग करने आया हूं। अभी जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनसे अनुरोध किया है कि हमारे रिलीवर्स को अंदर जाने की अनुमति दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी समस्या सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे कुछ मजबूत साथी हैं, उसमें से कई सारे ऐसे हैं जो कोई वाल्मीकि सदन रहता है, कोई साउथ एवेन्यू रहता है, उन लोगों को बिना किसी आरोप के थाने में बिठा के रखा हुआ है, सुबह से बिठाया हुआ है, शायद इसलिए कि वो 4 लोगों को मोबिलाइज कर मतदान केंद्र ना ला पाए। वो प्रभावशाली लोग हैं, शायद इस मंशा से किया होगा या न जाने किस मंशा से किया है। तो मेरा प्रशासन से यह अनुरोध है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार से कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि दिल्ली की जनता राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक है। लोग जानते हैं कि मोदी सरकार जहां तक दिल्ली का मामला है पूरी तरह से उन्होंने हालात को और भी खराब बना दिया है। अरविंद केजरीवाल तो अपने गुरु के ना हुए, वो दिल्ली के क्या होंगे। दिल्ली मान लिया है कि ना भाजपा आएगी ना आ पाएगी, शीला दीक्षित के समय वाली कांग्रेस सरकार वापस आएगी। दिल्ली की जनता ज्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक, यहीं तो बैठा है, भारत की राजधानी है। लोग जानते हैं कि मोदी सरकार जहां तक दिल्ली का मामला है पूरी तरीके से उसने जानबूझ के हालात को कैंसर बनने दिया, इस बीमारी को। और केजरीवाल जी वो तो आदमी लटके झटके वाले थे, जब वो अपने गुरु का न हुआ तो दिल्ली का क्या होगा। तो आज तो तय था, मैं कह रहा था कि जनता ने मन बना लिया है, ना आम आदमी पार्टी वापस आएगी ना भाजपा आएगी। शीला दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के सीलमपुर में भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच काफी बहस भी हुई और झड़प भी हुई है। वो कह रहे हैं कि आपने लगवाया है,
आप बताइए ना, ये इस तरीके से आप वोटिंग को यहाँ पे प्रभावित करने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। सुबह सुबह आप लोगों ने बोला कि हम हटवा रहे हैं, फिर आपने वहाँ पे जो है बैरिकेडिंग कर दी। आप सारा का सारा मीडिया आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए वहाँ पे पूरा जैम लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है और जानबूझ के वहाँ पे बैरिकेड बंद कर रखा है। कोई भी आदमी जो यहाँ से आएगा उसको बोलते हैं उधर चला जा, उधर से जो आदमी आ रहा है उसको बोल रहे हैं इधर चला जा। आमने सामने नहीं आने दिया है ना, पूरा जाम लगा दिया वहाँ पे। आप देखिए सामने दिख रही है आपको बैरिकेडिंग। आप बताओ ये बैरिकेडिंग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है, और देखिए कोई सीनियर अफसर जो है ऑन रिकॉर्ड पे आने के लिए तैयार नहीं है कि बैरिकेडिंग किसके। अब बताइए, आप कह रहे थे ना आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है, किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे कि बैरिकेडिंग लगा दी आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। ये सर मेट्रो वाला भी बंद किया, वो देखिए वहाँ से बंद कर रखा। देखिए वहाँ से सारे लोग मेट्रो से पैदल चल के आते हैं, वहाँ बंद कर रखा है। सिर्फ जो है गरीब गांव वालों को परेशान करने के लिए ये पूरी की पूरी बदमाशी कर रखी है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पे मेरा वोट है, तो इसलिए ये बदमाशी करेंगे। अरे यार ये कोई काम है? तुम काम करो, काम से जीतो ना, ये सब करने से क्या। और देखो भाग गए, छुप के भाग गए सारे के सारे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली में बदलाव की लहर है, लोग भ्रष्ट सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं। ये आपदा फर्जी सरकार इस हद तक आ गई है कि फर्जी वोटिंग की सुविधा ले रही है। हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि कस्तूरबा नगर निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा गया है। मैं दिल्ली के लोगों से उनकी राजनीति के प्रति सतर्क रहने और पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं। विकसित भारत और विकास दिल्ली है। दिल्ली में परिवर्तन की लहर चल रही है। लोग भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ वोट दे रहे हैं, जिससे ये आपदा वाली फर्जी सरकार अब फर्जी मतदान और फर्जी हथकंडों पे उतर आई है। अभी जो जानकारी मिल रही है, नई दिल्ली की कस्तूरबा नगर विधानसभा में जाली मतदान करते हुए व्यक्ति पकड़े गए हैं और ऐसा दिल्ली के अनेक क्षेत्रों से खबर आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अपनी हार को सामने निश्चित मानकर, जहां शराब काम नहीं कर रही, गुंडागर्दी काम नहीं कर रही, तो अब फर्जी मतदान पर उतर आए हैं। और मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने नई दिल्ली में कुछ लोग पकड़े भी हैं। तो दिल्ली की जनता से मैं एक अपील करता हूं कि इनके हथकंडों से सावधान रहने की जरूरत है। आप लोग सब बाहर निकलिए, वोट डालिए, डबल इंजन की सरकार के लिए वोट डालिए और विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का संकल्प जो हमने लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आइए, मतदान कीजिए, भारी संख्या में कीजिए और इन जाली मतदान वालों को दिल्ली से साफ कीजिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए। 100% मतदान ही लोकतंत्र की सच्ची जीत सुनिश्चित करेगा। यदि 100% मतदान होता है तो कांग्रेस की जीत भी निश्चित है। लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, लोकतंत्र में अधिक से अधिक मतदान होना चाहिए, 100% मतदान होना चाहिए। लोकतंत्र की जीत तभी सुनिश्चित होगी जब 100% मतदान होगा और 100% मतदान अगर होता है तो कांग्रेस की जीत 100% सुनिश्चित है, क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली को दिल्ली बनाया है, दिल्ली को विकसित राजधानी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिल्ली को रेप की राजधानी बनाया और आप पार्टी वालों ने दिल्ली को जुमलों की राजधानी, झूठों की राजधानी बनाया है। झूठ बोल करके, छल करके, कपट करके, प्रपंच करके एक बार वोट लिए जा सकते हैं, बार बार नहीं। दिल्ली शीला जी वाली दिल्ली चाहती है। दिल्ली वासी आए, खुल करके मतदान करें और एक नई विकसित दिल्ली को बनाने की परिकल्पना में कांग्रेस के साथ चले, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। देखिए, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी 100% चुनाव जीत रहा है और शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में आकर के वहां पर अतिरेक कर रहा है। कहीं न कहीं पर वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बूथ एजेंट नहीं बनने दे रहा है। तमाम शिकायतें मिल रही हैं। मेरी प्रशासन से उम्मीद है कि वो निष्पक्ष मतदान कराएं और अधिक से अधिक संख्या में मतदान कराएं, जैसी कि सूचना मिल रही है, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि वहां पर लोगों को
यूपी के अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दबाव डाल के चुनाव को प्रभावित करके लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब मैं सुबह मतदान केंद्र पहुंचा वैसे ही मुझे सूचना दी गई कि सपा के कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ से भगाया जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जो मेरे संसदीय क्षेत्र अयोध्या जनपद का क्षेत्र है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार दबाव डाल करके चुनाव को प्रभावित करने का और लोकतंत्र को हनन करने का उचक रजा है। और आज जब मतदान हो रहा है 7 बजे से, मुझे सूचना मिल रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पोलिंग से भगाया जा रहा है, डांटा जा रहा है। उदाहरण के लिए पालपुर है, पालपुर बहुत बड़ी पोलिंग है, 3 बूथ है, उसमें किसी भी एजेंट को रखने दे दिया, भगा दिया। इसी तरह तेंधा की सिपाही है और जगह जगह माइनॉरिटी के जहां उनको रोका जा रहा है और रात में न जाने कितने घरों को। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कानून और व्यवस्था पर आपराधिक विकास हो चुका है। पुलिस प्रशासन को जनता की सेवा में लगना चाहिए, लेकिन वो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं। ऐसा कई दिनों से हो रहा है जब बिहार में गोलियां चल रही हैं। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कानून और संविधान अपने हिसाब से चलना चाहिए। हम सभी लोगों को बिहार की चिंता है, क्योंकि बिहार सुरक्षित हाथों में नहीं है। मुख्यमंत्री के जिस तरह के बयान प्रतिदिन आ रहे हैं, लोग अपना विश्वास खो चुके हैं। मधुबनी वाली जो घटना हुई, बेहद दर्दनाक घटना हुई है आज, और हम सब लोग जो है बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए। तो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं और पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बिहार में गोलियां नहीं चलती है। तो जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, जिस हिसाब से एक धर्म को जो है टारगेट बनाया जा रहा है बिहार में, कुछ लोग तो ऐसी मानसिकता के लोग थे ही, लेकिन पुलिस में भी कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है। जो डीएसपी जिस पे कार्रवाई नहीं की गई है, एक ट्रेनी डीएसपी है, नाम हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आम नागरिक हो या पुलिस में हो या कोई नेता हो या कोई मंत्री हो। कानून अपने हिसाब से चलना चाहिए, संविधान अपने हिसाब से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर पटना में हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आज भारत की सत्ता संरचना में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कॉरपोरेट हो, व्यापार हो, न्यायपालिका हो, आपकी भागीदारी कितनी है। दलितों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन सत्ता संरचना में भागीदारी नहीं होने पर इसका कोई मतलब नहीं है। मंच पर आपको बिठाने का कोई मतलब नहीं है अगर मंच के पीछे से निर्णय लिए जाते हैं। आज अलग अलग जातियों के लोगों को टिकट देना एक फैशन बन गया है। प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं, लेकिन फिर अपने विधायक की शक्तियां छीन ली जाती हैं। यहां तक कि लोकसभा के सांसदों के पास भी कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। आज हिंदुस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, कॉर्पोरेट इंडिया हो, बिजनेस सिस्टम हो, जुडिशरी हो, इसमें आपकी भागीदारी कितनी है? लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि हां
दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिला और यह सही है, रिप्रेजेंटेशन मिला, मगर पार्टिसिपेशन के बिना, पावर स्ट्रक्चर में शामिल होने के बिना रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब ही नहीं। मैंने आपको यहां स्टेज में बैठा दिया, 5 लोगों को यहां स्टेज में बैठा दिया और फिर निर्णय पीछे से लिए जा रहे हैं, तो आपको स्टेज पे बैठाने का कोई मतलब ही नहीं है। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6,837 नवनियुक्त जूनियर इंजीनियरों और अनुदेशकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कुल मिलाकर आज विभिन्न विभागों के तहत नवनियुक्त 6,341 जेई एवं श्रम संसाधन विभाग के तहत 496 अनुदेशकों को लेटर दिए गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि खुशी की बात है कि आज विभिन्न विभागों के 6,837 स्टाफों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी विभागों को धन्यवाद देता हूं जिनके द्वारा इन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहां की समस्याओं और ज़रूरतों से अवगत हो रहे हैं। हम लोगों को जिन समस्याओं या ज़रूरतों की जानकारी मिल रही है उनका यथाशीघ्र निराकरण किया जाएगा। बड़े पैमाने पर बहाली भी की जाएगी। इसके लिए विभागों में खाली पदों को चिन्हित किया जा रहा है। साल 2005 के पहले बिहार की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, जिससे आप सभी भली भांति अवगत हैं। नवनियुक्त 6,341 जेई में जल संसाधन विभाग के 2,338 अभ्यर्थी, योजना एवं विकास विभाग से तहत 1,273 अभ्यर्थियों, ग्रामीण कार्य विभाग के 759 अभ्यर्थियों, पथ निर्माण विभाग के 530 अभ्यर्थियों, लघु जल संसाधन विभाग के 484 अभ्यर्थियों, लोक स्वास्थ्य अनियंत्रण विभाग के 478 अभ्यर्थियों, भवन निर्माण विभाग के 430 अभ्यर्थियों, नगर विकास एवं आवास विभाग के 49 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने स्वागत संबोधन किया, जबकि श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने धन्यवाद ज्ञापन किया। बस कुछ दिन पहले की बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को ध्वस्त करने की जगह करार दिया और उसे पूरी तरह साफ करने की बात कह डाली। उस वक्त तक लगा कि ये बस ट्रंप का वही पुराना बेबाक अंदाज है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के दौरान ओवल ऑफिस में हुई बातचीत और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने अब खुलकर कह दिया है कि अमेरिका गाजा पर कब्जा करने के लिए तैयार है। याद रखिए कि वही ट्रंप हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड खरीदने की मंशा जाहिर की थी, पनामा और कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बातें कही थी। अब सवाल उठता है कि क्या गाजा को लेकर उनकी योजना महज एक और विवादित बयान है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि फिलिस्तीनी गाजा में इसलिए लौटना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। उन्होंने गाजा की मौजूदा हालत को तबाही का मंजर बताया, जहां लगभग हर इमारत खंडर में तब्दील हो चुकी है। ट्रंप ने सुझाव दिया है कि फिलिस्तीनियों को किसी दूसरी जगह बसाकर उन्हें शांति से जीवन जीने का मौका देना चाहिए। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अमेरिका गाजा का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा, वहां पड़े बिना फटे बमों को डिफ्यूज करेगा, पुनर्निर्माण करेगा और हजारों नौकरियां पैदा करेगा। उनके मुताबिक ये ऐसा बदलाव होगा जिस पर पूरे मध्य पूर्व को गर्व होगा। हालांकि ट्रंप के इस बयान को कई लोग फिलिस्तीनियों और गाजा से बाहर करने की मंशा के रूप में देख रहे हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जॉर्डन, मिस्र और अन्य अरब देशों से अपील की है कि वे फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने के लिए आगे आएं, मगर इन देशों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिका का C-17 प्लेन भारत के अमृतसर पहुंच चुका है। विमान 2:15 बजे अमृतसर में लैंड हुआ। बताया जा रहा है कि ये अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था है। इसके बाद भी अवैध प्रवासी भारतीयों को भारत भेजा जाएगा। अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिकी एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट ने टेक्सास के पास अमेरिकी सैन्य अड्डे से उड़ान भरी थी। इस विमान में कुल 205 लोग भारतीय होने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक किसी ने ये पुख्ता तौर पर नहीं बताया है कि इस विमान से कितने लोगों को भेजा जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भेजने का
फैसला अमेरिका की सुरक्षा को और पुख्ता किए जाने का ही एक हिस्सा है। बता दें कि अमेरिका अपने इमिग्रेशन कानूनों को सख्त कर रहा है। इसी क्रम में वो उन देशों के अवैध प्रवासियों को उनके देश डिपोर्ट भी कर रहे हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासी भारतीयों को भारत भेजना भी इसी कार्रवाई का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर भारत आ रहा विमान अमृतसर में उतरेगा। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अपने यहाँ रह रहे करीब 18,000 अवैध प्रवासी भारतीयों को भारत भेजने की तैयारी में है। बीते दिनों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान जब विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन पहुंचे थे तो उस दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उन्हें अवैध प्रवासी भारतीयों की सूचना दी थी। कहा जा रहा था कि अमेरिकी सरकार के पास ऐसे 20,427 भारतीयों की सूची है। इनमें से 17,940 भारतीयों के पते आदि का सत्यापन हो चुका है, जिन्हें फिलहाल भेजा जा रहा है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।